हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं सूर्य प्रताप और सूर्य प्रताप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि रिसेंटली इंडियन प्रेसिडेंट यानी भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप द्रौपदी मुर्मू के रूप में हम सब भारतीयों को एक नए राष्ट्रपति प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, यह टॉपिक इतना ट्रेंडिंग रहा कि हम सब राष्ट्रपति टॉपिक से जुड़े सारे सवाल, जैसे कि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति की पावर क्या होती है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लड़ सकता है, राष्ट्रपति को वोट कौन दे सकता है, क्या राष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान में है, राष्ट्रपति चुनाव में वोट वैल्यू क्या होती है, या फिर द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति क्यों बनी है। ऐसे अनेकों सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा हम सब के मन में है। तो यकीन मानिए, हम देंगे ज़बरदस्त तरीके से आपको पूरा प्रेसिडेंट टॉपिक का नॉलेज। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट क्या होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ देश और देश के सरकार दोनों का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे हम सबके परिवार में एक दादाजी होते हैं, यदि कुछ समय के लिए राष्ट्रपति को दादाजी और देश के सिस्टम को परिवार के बाकी सभी सदस्यों से तुलना करें तो यह टॉपिक हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से ही किए जाते हैं। जिस प्रकार परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किया गया कार्य परिवार के मुखिया यानी कि दादाजी के नाम से ही जाना जाता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति के निहित होती है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक भी होते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाले, युद्ध या शांति की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति ही होते हैं, जिस प्रकार से हमारे परिवार के मुखिया यानी कि दादाजी करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का पावर क्या होता है। यदि राष्ट्रपति के पावर की बात की जाए तो देश के संविधान के मुताबिक लोकतंत्र की 3 मजबूत स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जिसमें से कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के निहित होती है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। राष्ट्रपति देश के नौसेना, थल सेना और वायु सेना यानी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इनके अलावा भारत में किसी भी प्रकार का एक्ट या कानून बनाने या ख़त्म करने के लिए राष्ट्रपति का सहमति होना आवश्यक होता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति किसी की फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। अब देख लेते हैं कि क्या राष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान में है या नहीं। जी हाँ, भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक केवल राष्ट्रपति से संबंधित विस्तृत वर्णन किया गया है। आइए अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसके पूर्ण होने से पहले ही चुनाव संपन्न कराना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 55 के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट कराता है, जिसमें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शेड्यूल जारी करता है और उसी के मुताबिक इलेक्शन को संपन्न कराता है। जैसा कि इस बार का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना शेड्यूल जारी किया था कि 15 जून को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, 29 जून को लास्ट डेट होगा नॉमिनेशन का, और 30 जून को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी। 18 जुलाई को इलेक्शन हेल्ड कराए जाएंगे और 21 जुलाई को काउंटिंग कराया जाएगी और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो ये बात निश्चित करे कि पोलिंग सही तरीके से हुई हो, वैलिड वोट की संख्या कितनी है, इन वैलिड वोट को कैसे हटाया जाए, और काउंटिंग की भी जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की ही होती है। यदि इस इलेक्शन के दौरान किसी को भी कोई भी इशू आता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के पास अपना ऑब्जेक्शन लेकर के जा सकता है, और रिजल्ट डिक्लेयर होने से 30 दिन के अंदर
आपको सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन पार्टीशन फाइल करनी होती है। तो इस तरह से पूरा इलेक्शन कंडक्ट होता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो और उसकी उम्र कम से कम 35 साल की हो और वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो, तो वह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का उम्मीदवार बन सकता है। लेकिन दोस्तों, नॉमिनेशन फाइल करते समय इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रोपोजर्स और 50 सेकेंडर्स आपके पक्ष में साइंड लिस्टेड होने चाहिए और इसके अलावा 15,000 रुपये का सिक्योरिटी भी लगती है। इलेक्टोरल कॉलेज के लोग वे लोग होते हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन वोट दे सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट चुनाव होता है जिसमें आम जनता विधायक और संसद को चुनकर भेजती है और वे हमारे लिए प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वाले केवल इलेक्टोरल कॉलेज के ही लोग होते हैं जो 3 तरह के मेंबर से बनते हैं। इस समय राज्यसभा के 233 मेंबर हैं, लोकसभा के 543 मेंबर हैं और पूरे स्टेट असेंबली के एमएलए को मिला के लिया जाए तो 4033 एमएलए हैं और टोटल करते हैं तो 4809 मेंबर्स होते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद के सदस्य और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के सदस्य ही वोट देते हैं। इनमें भी यदि किसी राज्य में विधानसभा है तो उसके सदस्य और संसद में मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट वैल्यू क्या होती है। आपने आम चुनाव में देखा होगा कि 1 वोट बराबर 1 वोट वैल्यू होती है, लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यूपी के 1 एमएलए की वोट की वैल्यू 208 होती है और सिक्किम के 1 एमएलए की वैल्यू मात्र 7 होती है। दोस्तों, वोट वैल्यू में इतना बड़ा अंतर या भेदभाव क्यों? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, वोट वैल्यू निकालने के लिए हमारे संविधान में एक फार्मूला गिवन है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। दोस्तों, किसी स्टेट की वोट वैल्यू निकालने के लिए उस स्टेट की पूरी पॉपुलेशन में उस स्टेट में विधानसभा के सीट की संख्या से भाग देते हैं और जो आंसर आता है उसमें पुनः 1000 से भाग देते हैं। तब हमें जो आंसर मिलता है उसे उस स्टेट के एक मेंबर की वोट वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूपी की वोट वैल्यू निकालें तो यूपी की पॉपुलेशन है 8,38,00,000, जिसमें यूपी के विधानसभा की सीट से डिवाइड करते हैं जिसकी संख्या है 403। इसके बाद जो आंसर आता है वो है 2 लाख समथिंग, जिसमें 1000 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा आता है 208, जो कि यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू है। इसी प्रकार यदि प्रत्येक स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू निकालें तो सभी स्टेट की कुल वोट वैल्यू 5.43 लाख होती है। अब बात करते हैं कि सभी स्टेट के एमएलए और एमपी के वोट वैल्यू के बारे में। दोस्तों, हमारे संविधान के अनुसार एक एमएलए और एक एमपी के वोट वैल्यू एक बराबर होना आवश्यक है ताकि स्टेट और सेंट्रल में समानता बनी रहे। तो यदि टोटल स्टेट ऑफ एमएलए अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ एमपी करते हैं तो संसद की वोट वैल्यू निकल के आ जाती है। तो हमारे देश में कुल स्टेट एमएलए की वैल्यू 5.43 लाख और टोटल एमपी की संख्या 776 है। तो डिवाइड करने पर आंसर 700 आता है, जो कि एक संसद की वोट वैल्यू होती है। तो कुल मिलाकर के हमारे देश में वोट वैल्यू है 10.86 लाख। अब यदि किसी को प्रेसिडेंट का चुनाव जीतना है तो 10.86 लाख वोट वैल्यू में से मेजॉरिटी वोट वैल्यू प्राप्त करना आवश्यक होगा। अब बात करते हैं कि वोट की काउंटिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, वोट करने के लिए एमपीज़ को ग्रीन कलर का बैलेट पेपर और एमएलएज़ को पिंक कलर का बैलेट पेपर मिलता है। मान लीजिए कि ए और बी 2 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हों तो हमारे एमपी और एमएलए को अपने बैलेट पेपर में फर्स्ट प्रेफरेंस लिखना आवश्यक होता है और सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंस ऑप्शनल होता है। लेकिन यदि 3 कैंडिडेट खड़े हों तो सेकेंड प्रेफरेंस लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए इसे भी समझते हैं। वोटिंग पूरी होने के बाद काउंटिंग चालू होती है। यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको काउंटिंग में 50% से ज़्यादा वोट मिला है तो उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। मगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करते हैं, मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट ए, बी और सी इलेक्शन में खड़े हैं और तीनों में से किसी को भी 50% से ऊपर वोट नहीं मिला है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर यह मान के चलते हैं कि सी को सबसे कम प्रेफरेंस मिला है, तो सी को सबसे पहले बाहर कर देंगे और सी के सभी बैलेट पेपर में सेकेंड प्रेफरेंस को देखेंगे, जो अब फर्स्ट प्रेफरेंस का काम करेगा।
उसमें निश्चित तौर पर ए या बी का ही नाम होगा। तो यदि उसमें सब मिलाकर 50% से ज़्यादा जिसका भी प्रेफरेंस होगा वह चुनाव जीत जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव की काउंटिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इतने पड़ाव के बाद हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीत पाई हैं। तो हमारे YouTube चैनल के परिवार की ओर से द्रौपदी मुर्मू को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।